हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद बिटलान क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो कक्षा 8th की जो बुक है हमारे अतीत, ठीक है, हमारे अतीत की जो बुक है उस बुक में पार्ट आपका सेकंड है, जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम पार्ट सेकंड जो है, जिसका नाम व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से सवाल चाहे वो शॉर्ट में हो, चाहे वो लॉन्ग में हो, चाहे वो फिलिप्स हों या मैचिंग के हों, वो अक्सर पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और एग्ज़ाम के, क्योंकि जैसे मैंने बताया एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो आप बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं बेटा वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ एक पिक्चर दी गई है इसमें। तो आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बुज़ुर्ग व्यक्ति है जिनको यहाँ पे कुछ अंग्रेज़ अधिकारी खड़े हैं, तो इनको क्या गिरफ्तार किया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ और हिंदुस्तानी कुछ राजा या राजकुमार जैसे कुछ लगते हैं, नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इनको भी देखिए पीछे कुछ अंग्रेज़ सिपाही हैं, तो ये इनको गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। तो ये पिक्चर जो है ये साल 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले बहादुर शाह जफ़र जो हैं, ये उनकी फ़ोटो है। ठीक है, ये उनकी फ़ोटो है जो काफ़ी बुज़ुर्ग थे उस समय, जब 1857 का विद्रोह होता है उस समय काफ़ी बुज़ुर्ग थे, तो ये उनकी फ़ोटो है। ठीक है, तो देखते हैं हम। और यहाँ पर देखिए इनके जो बेटे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अंग्रेज़ लोग हैं ये इनको गिरफ्तार करके इनको भी और इनके बेटों को भी गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। ठीक है, अंग्रेज़ जो है बेसिकली हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने व्यापार के साथ साथ किस तरीके से अपने साम्राज्य को यहाँ पर अपना साम्राज्य उन्होंने स्थापित कर लिया। ठीक है, तो इस प्रश्न उत्तर के माध्यम से हम चैप्टर में समझेंगे कि किस तरीके से वो अपने व्यापार के उद्देश्य को अपने साम्राज्य के उद्देश्य में परिवर्तित कर लेते हैं और भारत में जितने भी राजा होते हैं उन पर ही अपना शासन स्थापित करते हैं, ना केवल भारतीय राजाओं पर बल्कि ये मजदूर, किसान और दूसरे जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं उन पर अपनी सत्ता को थोप देते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें प्रश्न नंबर 1 दिया गया है जिसमें हमें मिलान करना है। ठीक है, तो हम इसमें अगर मिलान करते हैं तो जैसे हमें यहाँ दिया गया है दीवानी किससे मिलान करेंगे हम? भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। शेर मैसूर ये किसको? टीपू सुल्तान को बोला जाता है। फौजदारी अदालत, इसे हम फौजदारी अदालत से मैचिंग करेंगे। रानी चेन्नम्मा ये कित्तूर की रानी है जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। सिपाही, इसे सिपॉय अंग्रेज़ लोग बोलते थे। और वॉरेन हेस्टिंग ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, गवर्नर जनरल भारत का, जिसे हम बोल सकते हैं कि ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है बच्चों, चलिए इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न 2 पर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 आ जाता है। ठीक है, तो हम इस प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है खालिस्तान भरना है हमें, तो कहता है बंगाल पर अंग्रेज़ों की जीत डैश की जंग से शुरू होती है। तो आपको पता है कि हमने पढ़ा था एक प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध। ठीक है, और ये कब होता है? ये प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को होता है, जो सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में होता है, जिसमें अंग्रेज़ जो होता है वो रॉबर्ट क्लाइव होता है सेनापति, और सिराजुद्दौला कौन था? बंगाल का नवाब था। तो ये प्लासी की वॉर सिराजुद्दौला हार जाता है और अंग्रेज़ इस लड़ाई के साथ ही अपनी सत्ता को भारत में स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले में फिलिप्स में क्या आएगा? प्लासी का युद्ध। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। कहता है हैदर अली और टीपू सुल्तान डैश के शासक थे। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान जो थे ये कहाँ के? ये मैसूर के शासक थे।
मैसूर के। ठीक है, हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों ने जो है अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी, जिसे किस लड़ाई को इसे जाना जाता है, अंग्ल मैसूर का युद्ध। ठीक है, आंग्ल मैसूर का युद्ध भी बोलते हैं, जो हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी थी। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ के शासक थे, ये मैसूर के शासक थे। ठीक है बच्चों, कहाँ के शासक थे, ये मैसूर के शासक थे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, डलहौजी ने डैश का सिद्धांत जो है लागू किया। तो डलहौजी ने किसका सिद्धांत लागू किया था, डलहौजी ने जो है साल 1748 में सबसे पहले एक रियासत को हड़पा था जिसका नाम था सतारा। ठीक है, और ये जो रियासत थी इसे डलहौजी ने क्या किया था, हड़प नीति के तहत जो है अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। ठीक है, तो उसके बाद डलहौजी ने सतारा के अलावा कई सारे राज्यों को हड़पा, जैसे 1749 में बालघाट। ठीक है, फिर 1752 में जोधपुर। फिर 1753 में झांसी। ठीक है, इस तरीके से अंग्रेज़ों ने कई सारी रियासतों को हड़प लिया था। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए यहाँ पे इसको आप हड़प नीति भी बोल सकते हैं, यहाँ पे आप हड़प नीति भी कह सकते हैं, हड़प नीति का सिद्धांत, या इसको विलय नीति का सिद्धांत भी बोलते हैं कि अपने साम्राज्य के अंदर मिला लेना। दोनों ही आपके आंसर सही होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है, मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के किस भाग में थी, भारत के दक्षिणी भाग में थी। ठीक है, इसका आंसर दक्षिण भी हो सकता है या इसको हम बोल सकते हैं पश्चिमी। ठीक है, पश्चिमी भाग में भी थी। दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको नज़र आए, ये दोनों ही ऑप्शन ठीक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, सही या गलत बताना है। कहता है, मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया। ये गलत है, क्योंकि औरंगज़ेब के मरने के बाद साल 1707 में जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु के बाद, औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद जो मुगल साम्राज्य है इसका क्या हो जाता है, पतन शुरू हो जाता है। तो ये कमज़ोर हो जाता है। क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो जाता है, ना कि मजबूत होता है। तो ये क्या होगा, ये गलत होगा। ठीक है, आगे कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। बिल्कुल गलत है, ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली कंपनी नहीं थी जो भारत के साथ व्यापार करने वाली थी। तो अगर हम क्रम की देखते हैं तो सबसे पहले कौन आते हैं, पुर्तगाली आते हैं, पुर्तगाली, फिर आते हैं डच, फिर आते हैं अंग्रेज़, और फिर आते हैं फ्रांसीसी। ठीक है, तो ये एक क्रम है, ये यूरोपीय कंपनियों का एक क्रम है। ये क्या सब हैं, ये सब यूरोपीय कंपनियां हैं जो भारत में व्यापार करने के लिए क्रम वाइज आई थी। ठीक है, इसी क्रम से ये लोग हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए थे। तो इसका जो सही आंसर है वो ये क्या है, ये वैसे कथन जो है गलत है, क्योंकि अंग्रेज़ जो है एकमात्र यूरोपीय कंपनी नहीं थी। ठीक है, इसके अलावा डच भी थे, पुर्तगाली भी थे, डच भी थे और फ्रांसीसी भी थे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है, महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के राजा थे। बिल्कुल ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के ही राजा थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है, अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किया। ये बिल्कुल गलत है। अंग्रेज़ों ने कई सारे शासकीय बदलाव किए थे। जो इनके कब्जे वाले थे वहाँ पर ये क्या करते थे, लोगों से सहायक संधि। ठीक है, ये क्या करते थे, सहायक संधि करते थे, जिससे संधि के माध्यम से ये जो राजा होते थे उन पर प्रेशर, उन पर दबाव डालते थे। और अगर कोई राजा इनके कहे अनुसार काम नहीं करता था तो उसको गद्दी से हटाकर किसी दूसरे राजा को ये गद्दी पर बिठा दिया करते थे, ताकि वो राजा जिसे गद्दी पर अंग्रेज़ों ने बिठाया है वह अंग्रेज़ों के कहे अनुसार कार्य करे। ठीक है, जिसमें एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं जो है मीर जाफ़र का। मीर जाफ़र, ठीक है, मीर जाफ़र जो था इसे सिराजुद्दौला के बाद बंगाल की गद्दी पर बिठाया गया था। तो मीर जाफ़र जो था, क्योंकि अंग्रेज़ों की कठपुतली थी, इसे अंग्रेज़ों ने जो है सिराजुद्दौला के बाद गद्दी पर बिठाया और इसने कहे अनुसार अंग्रेज़ों के लिए कार्य किया, जिससे कि बंगाल का राजकोष धीरे धीरे करके समाप्त होता चला गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 4, यूरोपीय व्यापारी कंपनियाँ भारत की तरफ आकर्षित क्यों हो रही थी। तो इसका जो आंसर है ये देखिए यहाँ पर,
कुछ कारण है इसके। तो पहला कारण क्या है, यूरोपीय कंपनियों ने भारत के साथ व्यापार में अपार संभावनाएं देखी। ठीक है, भारत के साथ इनको संभावनाएं नज़र आ रही थी और इनको लाभ लग रहा था कि भारत के साथ अगर व्यापार करेंगे तो इनको लाभ होगा। दूसरा है, यूरोपीय देशों में भारत की अनेक वस्तुओं की भारी मांग थी, जैसे कपास, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी इत्यादि। तो जितनी भी यूरोपियन कंट्री थी वहाँ पर भारत के उत्पादकों की उत्पाद जो थे, जो वस्तुएं थी भारत की, बहुत डिमांड थी और वहाँ यूरोप में भारतीय जो उत्पाद हुआ करते इनको अंग्रेज ऊंचे दामों पर बेचते थे। ठीक है, थर्ड देखिए, थर्ड में कहता है वे भारत में कम कीमत पर सामान खरीद कर वापस यूरोप जाकर उन्हें ऊंचे दामों पर बेच सकते थे, जिससे अंग्रेजों को कई सारा प्रॉफिट होता था और इसीलिए ये यूरोपीय कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हो रही थी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 कहता है बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद था। ठीक है, यहाँ बंगाल के नवाब किन की बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है सिराजुद्दौला की। सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब बना था साल 1756 में। ठीक है, तो इसके बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में किन बातों पर विवाद था, देखते हैं इसी आंसर को। तो कुछ विवाद थे, कुछ कारण थे। क्या था, पहला था कि नवाब ने कंपनी को छूट देने से मना कर दिया था। नवाब नहीं चाहता था कि वो कंपनी को किसी प्रकार की व्यापार में छूट दे। ठीक है, दूसरा, नवाब ने कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने के लिए बहुत धनराशि की मांग की और नवाब जो है अगर कंपनी को व्यापारिक अधिकार देना भी चाहता था तो उसने कंपनी से धनराशि की मांग करी जो कंपनी नहीं देना चाहती थी। नवाब ने कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार देने से मना कर दिया। ठीक है, नवाब ने क्या कहा कि कंपनी जो है बंगाल में अपने सिक्कों को नहीं ढालेगी, ये नवाब का आदेश था। नेक्स्ट आगे कहता है नवाब ने कंपनी पर टैक्स अदा नहीं करने के साथ साथ अपमानजनक पत्र लिखने का भी आरोप लगाया। तो नवाब ने आरोप लगाया कि कंपनी बंगाल के नवाब को टैक्स नहीं दे रही है बल्कि नवाब के साथ जो है वो अपमानजनक पत्र व्यवहार कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है कंपनी ने भी नवाब पर निम्नलिखित आरोप लगाए कि नवाब के साथ स्थानीय अधिकारी कंपनी के व्यापार को नष्ट कर रहे हैं, कंपनी को अधिक टैक्स देना पड़ रहा है, कंपनी को किलाबंदी के विस्तार और पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो जो बंगाल का नवाब था उसने कंपनी को बंगाल में किलाबंद करना और पुनर्निर्माण करने की अनुमति नहीं दी थी। ठीक है, बंगाल के नवाब ने साफ बोल दिया था कि कंपनी किसी भी तरह की अपने गोदामों की किलाबंदी नहीं करेगी, अपनी फैक्ट्रियों की किलाबंदी नहीं करेगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जिसकी वजह से बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद चल रहा था। चलिए अगला पॉइंट, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कहता है दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फ़ायदा पहुंचा। दीवानी का मतलब मैंने आपको बताया था भू राजस्व का अधिकार, भू राजस्व का अधिकार। ठीक है, तो भू राजस्व का जो अधिकार था तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, तो देखिए कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ। तो पहला फ़ायदा कंपनी को ये होता है कि दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल जाता है। तो जब कंपनी को दीवानी का अधिकार मिल गया तो दीवानी के वजह से कंपनी को भू राजस्व का जो है उस पर कंपनी का क्या हो गया, नियंत्रण हो गया। कंपनी भारत से ज़्यादातर वस्तुएं ब्रिटेन से लाए गए सोने चांदी के बदले खरीदती थी। पहले कंपनी अगर भारत से कोई व्यापार करती थी तो उसके बदले सोना चांदी देती थी, लेकिन अब उसे ब्रिटेन से सोना चांदी लाने की आवश्यकता नहीं रही क्योंकि वो उसी टैक्स से भारतीय लोगों से टैक्स वसूल करती थी और उसी टैक्स के पैसे से वो यहाँ के सामान को खरीदती थी। अब कंपनी भारत से होने वाले लाभ से अपने खर्चे चला सकती थी, जैसे सूती रेशम कपड़ा खरीदना, अपनी सेना के खर्चे की पूर्ति करना, कलकत्ता में किले और दफ्तरों के निर्माण का खर्च उठाना। तो पहले कंपनी को जो है खर्चा अपने खर्चे के लिए जो है अपने इंग्लैंड के संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब जब उसने दीवानी का अधिकार उसको मिल गया तो कंपनी के सारे खर्चों की पूर्ति जो है भारत के राजस्व से होने लगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से कंपनी को क्या होता है, कंपनी को दीवानी मिलने से फ़ायदा हो जाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 में कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी। तो इसके लिए कुछ कारण हैं जिसकी वजह से टीपू सुल्तान को खतरा मानती थी। पहला, मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत के बंदरगाहों से होने वाले निर्यात पर रोक लगा दी। देखिए ये अगर ये हमारा साउथ इंडिया है, ठीक है, तो यहाँ पे एक राज्य है केरल, ठीक है, और केरल जो है ये किस तट पे आता है, केरल जो है ये मालाबार तट पे आता है। तो ये जो मालाबार तट हुआ करता था ये पहले टीपू सुल्तान के अंडर में होता था। तो टीपू सुल्तान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को साफ कह दिया कि आप इस बंदरगाह का इस्तेमाल वस्तु के व्यापार के लिए
नहीं करोगे। ठीक है। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक लगा दी। टीपू सुल्तान ने साफ कह दिया कि कोई भी मेरी रियासत का व्यापारी कंपनी के साथ किसी तरह का कोई व्यापार नहीं करेगा। ठीक है। आगे आगे कहता है, टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसियों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए और उनकी मदद से सेना का आधुनिकीकरण किया। तो टीपू सुल्तान ने जो है फ्रांसीसियों की सहायता ली। टीपू सुल्तान ने क्या करी? फ्रांसीसियों की सहायता ली, और फ्रांसीसियों की सहायता के साथ उसने अपनी सेना का जो है वो आधुनिकीकरण किया, ताकि वो अंग्रेज़ों से समय आने पर लड़ाई लड़ सके। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी बेटा। जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लग रही है अपने कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। कहता है सब्सिडी अलायंस यानी सहायक संधि की व्याख्या करें। ठीक है। तो सहायक संधि की व्याख्या करनी है हमें। तो अगर हम बात करते हैं सहायक संधि की, तो देखिए सहायक संधि में का जो अर्थ है वो गवर्नर जनरल लॉर्ड ये है वेलेजली। ठीक है। सहायक संधि को लाने वाला जो व्यक्ति था वो लॉर्ड वेलेजली था। ठीक है। तो इसने सहायक संधि को अपनाया। इसकी सहायक संधि इसलिए कहा गया क्योंकि जो भी भारतीय शासक इस संधि की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाता था, कंपनी उसको सुरक्षा का वादा करती थी। ठीक है। तो इसीलिए सहायक संधि बोला गया कि अगर कोई भी भारतीय शासक अंग्रेजों की सहायक संधि को मान लेगा तो भविष्य में अंग्रेज उसकी सहायक संधि के हिसाब से मदद करेंगे दूसरे राजाओं से लड़ने के लिए। तो इस संधि की कुछ शर्तें भी थी बच्चों। तो देखिए यहाँ पे इसकी शर्तें हैं। तो जैसे क्या है, इसकी पहली शर्त यह है कि भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाज़त नहीं थी। इस सहायक संधि के अनुसार भारतीय शासक अपनी सेना नहीं रख सकते थे। जिन शासकों की सुरक्षा का भार कंपनी पर होगा वे इसके लिए कंपनी को क्या करेंगे? शुल्क देंगे, कंपनी को पैसे देंगे। और ठीक है, और इसके अलावा जो है कंपनी जो है उनसे राजस्व वसूल करने का भी अधिकार छीन लेगी। ठीक है। और कंपनी क्या करेगी? उनके भू राजस्व को खुद वसूल करेगी, और केवल युद्ध के समय में कंपनी उन शासकों की मदद करेगी, और इसके बदले राजा क्या करेगा? कंपनी को शुल्क देगा। शासक को अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होगा जो कि शासक की गतिविधियों पर नज़र रखेगा। अंग्रेज़ों का एक व्यक्ति या एक रेजिडेंट जो है वो शासक के दरबार में रहेगा। जो शासक अंग्रेज़ों से सहायक संधि कर रहा है, सहायक संधि करने के बाद उस राजा के दरबार में अंग्रेज़ों का एक अधिकारी रहेगा जो राजा की गतिविधियों पर क्या करेगा? नज़र रखेगा, और समय समय पर कंपनी को इसके बारे में सूचना देता रहेगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न नंबर 9 है। कहता है कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था। तो यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं। जैसे पहला पॉइंट है, भारतीय राजाओं ने अपने राज्य का प्रशासनिक और राजस्व विभिन्न इकाइयों में जो है वो रखा हुआ था, परंतु ये इकाइयाँ ब्रिटिश प्रशासक और राजस्व इकाइयों की तरह प्रभावी नहीं थी। कंपनी के प्रेसिडेंस के रूप में नई प्रशासकीय इकाई बनाई गई जिसके का शासन जो है गवर्नर के पास होता था। तो गवर्नर जो है ये अंग्रेज़ों ने प्रशासन की इकाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए गवर्नर नियुक्त किया था, बल्कि राजाओं के पास ऐसा कोई नहीं होता था। तो राजा का शासन जो है सुचारू रूप से कार्य नहीं करता था। ठीक है। दूसरा है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया गया है। कहता है कंपनी द्वारा पुलिस और राजस्व व्यवस्था में काफ़ी सुधार किया गया, जबकि भारतीय शासक जो है पुलिस तथा राजस्व व्यवस्था को सुधारने के लिए किसी तरह का प्रयास नहीं करते थे। ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है आगे तीसरा पॉइंट। कहता है भारतीय राजाओं के शासन में न्यायिक व्यवस्था जो है वो प्रभावी नहीं थी। ठीक है। एक ही तरह की अदालतें दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मुकदमों की सुनवाई करती थी, जबकि अंग्रेज़ों ने आधुनिक एवं विकसित न्याय व्यवस्था की स्थापना की, उसको स्थापित किया और प्रत्येक जिले में अलग अलग दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना की। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से कंपनी का जो है प्रशासनिक व्यवस्था और राजाओं की प्रशासनिक व्यवस्था में काफ़ी अंतर था। ठीक है। आगे है प्रश्न नंबर 10। कहता है कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन कीजिए। तो कंपनी की सेना में क्या क्या बदलाव आया? जैसे पहला है, कंपनी ने पैदल और घुड़सवार सिपाहियों की जगह पेशेवर सैनिकों को भर्ती किया। दूसरा, कंपनी ने सैनिकों को यूरोपीय शैली की जो युद्ध तकनीक थी उससे प्रशिक्षित किया। तीसरा, कंपनी ने अपने सैनिकों को आधुनिक हथियार जैसे मस्केट और मैचलॉक्स आदि से लैस किया। तो कंपनी के पास क्या आ गए? कंपनी के सैनिकों के पास आधुनिक हथियार आ गए, उनकी अच्छी ट्रेनिंग होने लगी, और उनमें जो है स्किल्ड सैनिकों को, जो काफ़ी अनुभवी सैनिक होते थे जिन्हें युद्ध लड़ने का बहुत अनुभव होता था, उनको
भर्ती किया गया। ठीक है, कंपनी की सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया गया तथा सेना के महत्वपूर्ण स्थान जैसे तोपखाना, टैंक इत्यादियों पर यूरोपीय सैनिकों को नियुक्त किया गया। तो यूरोपीय सैनिकों की संख्या को कंपनी ने क्या करा, बढ़ा दिया। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहता है नेक्स्ट में, कहता है सेना में यह भावना जगाएगी कि उनका धर्म कोई धर्म जाति नहीं है, वह केवल सैनिक है और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी रखना उनका कर्तव्य है। तो लोगों के अंदर इस तरह की बातों को जो है वो जगाया गया। ठीक है, कि वो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति जो है वफादार रहें, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी कास्ट के हों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये आपके हमने 10 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे हमने डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों को समझ में आया होगा बेटा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में आप देख पाएंगे यहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप लोगों को मिलेंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इस प्रश्न उत्तर के दौरान आपको बताया है, जो समझाया है, जो नॉलेज आपको दी गई है, वहाँ से भी कई तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस वन लाइनर के आपको देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो MCQ की फॉर्म में हो, चाहे वो क्वेश्चंस की फॉर्म में हो। ठीक है, तो आपसे फिलहाल भी पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी बेटा। तो जो बच्चे चैनल से जुड़े हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट ज़रूर कीजिए, और जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब तो कीजिए बल्कि दूसरे बच्चों को भी आगे फॉरवर्ड कीजिए, ताकि वो बच्चे भी इस वीडियो से जो है इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को और चैप्टर की जो कंसेप्ट हैं उसको समझ सकें। ठीक है, ताकि उन बच्चों का भी फ़ायदा हो बेटा। तो इसी के साथ मैं अब इजाज़त चाहूँगा आपसे, मिलेंगे फिर हम अपनी अगली वीडियो पे। थैंक यू।